Hello everyone. This is chapter 1 Understanding Diversity. चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है कि अगर हम 3 चिल्ड्रन को ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करने के लिए कहें तो क्या उनके फिगर सिमिलर होंगे। इसका आंसर है कि सबके फिगर्स आपस में थोड़े बहुत डिफरेंट तो होंगे ही, क्योंकि जो सबका ड्राइंग स्टाइल है वो अलग हो सकता है। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे के जैसे दिखते भी नहीं हैं। लोगों की लैंग्वेजेस भी अलग हो सकती है, कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग हो सकते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स भी अलग हो सकती हैं, और सबका जो ड्रॉ करने का तरीका है वो भी अलग हो सकता है। अब मेकिंग फ्रेंड्स में यहाँ एक स्टोरी दी गई है, वो स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। इस स्टोरी में बेसिकली सोसाइटी के 2 लोगों की बात की गई है। पहला पर्सन जो सोसाइटी के काफ़ी अच्छे सेक्शन से आता है, जिसमें उसे सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। वहीं जो दूसरा पर्सन है वो सोसाइटी के लोअर सेक्शन से आता है, जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिली हैं। यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंसेस की ही नहीं बल्कि इनइक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी तब आती है जब किसी पर्सन के पास वो रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ ना हो जो किसी दूसरे पर्सन के पास हैं। इसका एक एग्जांपल है कास्ट सिस्टम, जिसमें हमने लोगों को उनके वर्क के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। तो जैसे कि हमने ऊपर वाली स्टोरी पढ़ी, उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। हमारी लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, हमारे फेस्टिवल्स अलग हो सकते हैं, हमारे ईटिंग हैबिट्स अलग हो सकती हैं, यहाँ तक कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. लोगों को रीडिंग पसंद हो सकती है या तो स्टोरी सुनना पसंद हो सकती है, भले ही वो एडवेंचर्स के बारे में हो या एनिमल्स के बारे में हो या लोगों के बारे में हो या घोस्ट के बारे में हो। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. लोगों को कभी कभी अपनी खुद की स्टोरीज़ बनाना भी पसंद होता है। काफ़ी यंग लोग जो हैं उन्हें खुशी होती है जब वो एक अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं, क्योंकि इससे इन्हें काफ़ी आइडियाज़ आते हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट their आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स, रियल लाइफ एंड फ्रॉम इमेजिनेशन। जो भी लोग स्टोरीज़ लिखते हैं उन्हें काफ़ी चीज़ों से आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि बुक से या रियल लाइफ से या इमेजिनेशन से। Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and write stories about love and honor. कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट और एनिमल्स के काफ़ी क्लोज रहते हैं, तो उन्हें उस पर लिखना पसंद होता है। वहीं कुछ लोगों को किंग्स और क्वींस के बारे में लिखना पसंद होता है। Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventures. और कुछ लोग जो होते हैं वह खुद की ही स्टोरीज़, जो भी उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, उन पर स्टोरीज़ लिखते हैं। Imagine if all these storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? आप इमेजिन करिए कि अगर सारे स्टोरी टेलर्स और राइटर्स को हम एक ही जगह पर रख दें और वहाँ पे सभी लोग सेम कपड़े पहनते हों, सेम खाना खाते हों, यहाँ तक कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी सेम हैं। आप इमेजिन करिए कि वो किस तरह की स्टोरीज़ लिखेंगे या सोचेंगे। नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। वी मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions, but actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. यहाँ पे लोगों की लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, खाना अलग हो सकता है, फेस्टिवल्स डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ तक कि रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है। बट अगर आप सोचें तो हम काफ़ी चीज़ें सिमिलर करते हैं, बट वी डू इन अ वेरी डिफरेंट मैनर फ्रॉम ईच अदर। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? आज से 200 साल पहले जब ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, बसेस नहीं होती थी, तब लोग वर्ल्ड के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शिप्स, हॉर्सेस, इन सब का यूज़ करते थे।
यूजुअली वो लोग नए लैंड की सर्च में जाते थे या तो न्यू प्लेस की सर्च में जाते थे जहाँ वो सेटल हो सकें, और ट्रेडिंग के लिए भी जाया करते थे। और क्योंकि ट्रैवलिंग में उन्हें इतना टाइम लगता था, तो वो कहीं भी जाकर उसी प्लेस पे स्टे किया करते थे एक लंबे समय के लिए। बहुत सारे लोग अपने होम्स इसलिए भी छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पे फेमाइन्स या ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाती थी, जिससे उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता था। Sometimes, as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times, they manage to do things in old ways. So, the language, food, music, religion became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. So, कभी कभी जब उन्हें अपने होम से न्यू प्लेसेस में जाना होता था, तो लोगों के कल्चर में काफ़ी चेंज आता था, जिससे एक एमर्ज हुआ एक मिक्स ऑफ कल्चर, और इससे एक नया और डिफरेंट कल्चर बना। और काफ़ी जगहों की अगर हम हिस्ट्री देखें काफ़ी प्लेसेस की, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखने मिले हैं वहाँ पर, जो कि वहाँ के लोगों की लाइफ को और कल्चर को शेप करते हैं। इस वजह से रीजन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स बन गई, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी यूनिक है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. और इसी तरह से डाइवर्सिटी जो है वो तब भी आती है जब लोग अपनी लाइफस्टाइल छोड़कर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ की लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. So सिर्फ लोगों की क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट्स ही अलग नहीं होती हैं, बल्कि वो जो काम करते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। सो सिटीज़ में जो है लोग बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो अपने खुद के वेजिटेबल्स और ग्रेन उगा रहे होते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। और वो ज़्यादातर मार्केट पे ही डिपेंड होते हैं अपने फूड या जो भी सामान उन्हें चाहिए होता है उसे बाय करने के लिए। सो अभी हम समझेंगे कि जब हम कहते हैं हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये हम हमारी कंट्री के दो पार्ट्स जो कि केरला और लद्दाख हैं इसके थ्रू समझेंगे। सो लद्दाख जो है एक डेजर्ट है माउंटेन्स में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे बहुत ही कम एग्रीकल्चर होता है और यहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ बहुत ही कम ट्रीज़ हैं और ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। पीपल यूजुअली मेल्टिंग स्नो पे डिपेंडेंट हैं। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ पे लोग शीप एंड गोट्स रखते हैं। यहाँ का वूल और पश्मीना शॉल्स काफ़ी फेमस हैं। यहाँ के लोग जो है मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि चीज़ एंड बटर। सारी फैमिलीज़ के पास गोट्स या याक्स होती ही हैं। बट क्योंकि लद्दाख एक डेजर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ट्रेडर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लद्दाख एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग रूट कंसिडर किया जाता था पास्ट में, और यहाँ से काफ़ी पासेस भी गुजरते थे जहाँ से ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे अपने कैरावैन्स के साथ। अब लद्दाख में बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत के माध्यम से पहुँचा था। लद्दाख जो है उसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, और इस्लाम भी लद्दाख में इंट्रोड्यूस हुआ था 400 ईयर्स पहले। यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख अपनी पोएम्स और सॉन्ग्स के लिए काफ़ी फेमस है। अब केरला की बात करें तो केरला जो है इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक स्टेट है। ये एक साइड पे हिल से सराउंडेड है और एक साइड पे सी से सराउंडेड है। यहाँ के स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स हिल्स में उगाए जाते हैं, और ये यहाँ के स्पाइसेस ही इस प्लेस को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं ट्रेडर्स के लिए। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। यहाँ पे काफ़ी अरब ट्रेडर्स आके सेटल हुए थे। इब्न बतूता जो कि यहाँ ट्रैवल करने आए थे 700 ईयर्स पहले, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा है कि यहाँ जो मुस्लिम्स की लाइफ थी वो काफ़ी रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थे मुस्लिम्स। पोर्चुगीज़ जो है उन्होंने पहला सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए फ्रॉम यूरोप, जब वास्को डिगामा पहली बार अपने शिप के साथ लैंड हुए थे इंडिया में। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. So केरला में भी काफ़ी religious diversity देखी जाती है। Then
While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. So दोनों regions में काफ़ी similar cultural influences देखने के लिए मिले हैं. दोनों रीजन्स ही चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस हुए हैं, और ये केरला की जोग्राफ़ी ही है जिसने अलाउ किया कि हम यहाँ पे स्पाइसेस कल्टीवेट करें, और जो लद्दाख के स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन है वही ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती थी लद्दाख के लिए. और यहाँ की जो हिस्ट्री और जोग्राफ़ी है वो यहाँ की कल्चरल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टाइड रहती है. The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. So present times में भी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और वहाँ की जो भी सराउंडिंग और कल्चर होती है वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. हमारे नेबरहुड में भी हम देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और हम डेली लाइफ्स में चीज़ें साथ में करते हैं, लोगों के साथ में करते हैं, और एक दूसरे की लाइफ्स के बारे में, लोगों की कस्टम्स ट्रेडिशंस के बारे में अक्सर सुना करते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा रिकॉग्नाइज रही है एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. जब ब्रिटिश इंडिया को रूल किया करते थे तब मेन वुमेन डिफरेंट कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से साथ में आए उनको अपोज करने के लिए. इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट. इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग थे. दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस. दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. वो लोग साथ में काम करते थे, साथ में जेल गए, और यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग रास्ते निकाले जिससे ब्रिटिशर्स को अपोज किया जा सके. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. सो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्योंकि इंडियंस में इतनी डाइवर्सिटी है, सब एक दूसरे से इतने अलग हैं, तो हमें ईज़िली हम उन्हें डिवाइड करके रूल कर पाएंगे. बट जो इंडियंस थे उन्होंने भी ये शो किया कि भले ही वे डिफरेंट हैं बट स्टिल वो यूनाइटेड हैं. दिस सॉन्ग was sung after Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. So जो जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ओपन फायर किया था ब्रिटिशर्स ने लार्ज पब्लिक पे, उस इंसिडेंट के बाद ये जो ऊपर सॉन्ग दिया है वो लिखा गया था. आप इसे रीड कर सकते हैं. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of a country's rich tradition of respect for diversity. So जो भी songs और सिम्बल्स हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल में एमर्ज हुए हैं वो हमें बार बार रिमाइंड करते हैं कि हमारी कंट्री का क्या रिच ट्रेडिशन रहा है और क्या हमारी रिस्पेक्ट है हमारी डाइवर्सिटी के लिए. Do you know the story of the Indian flag? It was used as the symbol of protest against the British by people everywhere. So जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो एज आ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज़ होता था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. So जो जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा कि जो इंडियन यूनिटी है लोगों में वो कोई बाहर से नहीं आई हुई है, बट वो इनसाइड ही है इंडियंस के. वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, और ये वाइडेस्ट टॉलरेंस है जहाँ पे अलग अलग बिलीव्स के लोग, कस्टम्स के लोग साथ में रहते हैं और अपने रिलीजन्स और बिलीफ को प्रैक्टिस करते हैं. इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री. सो नेहरू ने ही ये टर्म कॉइन किया था जो कि है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. सो डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता, यानी कि कितनी विभिन्नता है हमारी कंट्री में वो शो करती है, भले ही वो रिलीजन हो या हमारी ईटिंग हैबिट हो, फिर क्लोथ्स हो, या हमारे कल्चर हो, रिलीजियस बिलीव्स हों.
Then, India's national anthem composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India. जो हमारा नेशनल एंथम है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है, उसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे हमारी इंडिया डाइवर्स है बट स्टिल यूनाइटेड है. इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी. सो आपने अभी पूरा यूनिट पढ़ा है, इसका आंसर आपको खुद बताना है. देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसे आप पढ़ लीजिएगा. और दिस इज़ द एंड फॉर दिस चैप्टर. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.